स्वागत है बच्चों आपका एक लव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। बच्चों हिस्ट्री की जो अपनी थर्ड बुक एनसीईआरटी की, उसमें से है अपना चैप्टर नंबर 14 और इसका है ये पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने हेडिंग है कि विभाजन का अचानक हो जाना। जो लास्ट वीडियो थी बच्चों उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें यही समझ में नहीं आया कि विभाजन जो था कैसे हो गया। मतलब विभाजन में ऐसे क्या कारण थे, अचानक से ही विभाजन जो हो गया था। क्योंकि हमने देख रहे थे कि 1930 35 40 तक विभाजन का कोई सीन नहीं था। हालांकि क्षेत्रीय स्वायत्तता जरूर मांगी गई थी मुसलमानों के लिए, लेकिन फिर भी विभाजन की कहीं कोई बात ही नहीं थी वहां। लेकिन विभाजन कैसे हो गया, तो इसको जानते हैं थोड़ा सा। देखो पाकिस्तान की मांग के लिए लीग की राय स्पष्ट नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान के लिए जो मुस्लिम लीग है उसने कोई स्पष्ट राय नहीं दी। मुस्लिम बहुल इलाके यानी कि ऐसे इलाके देश में जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, उनके लिए स्वायत्तता की मांग की गई थी। लेकिन सिर्फ 7 सालों में सब कुछ बदल गया। बहुत बहुतों को बंटवारे के समय लगता था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो वापस लौट जाएंगे। यानी कि उनको ये लग रहा था कि ये जो हिंसा हो रही है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब कुछ टेम्परेरी है, यानी कि कुछ समय के लिए। और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम वापस मतलब लौट जाएंगे। सीमा के आर पार चले गए थे ना इधर उधर, वो सोचे थे वापस लौट जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा था। प्रारंभ में शुरू में क्या हुआ कि जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने भी पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, कि कोई मांग ही नहीं थी पाकिस्तान की। फिर क्या हुआ कि जिन्ना भी प्रारंभ में पाकिस्तान की मांग और मुसलमानों को रियायतें दिलाने के पैंतरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि जो जिन्ना जो थे उन्होंने पाकिस्तान की मांग तो जरूर की, लेकिन वो भी मतलब स्पष्ट नहीं थे इस बात को लेकर कि पाकिस्तान चाहिए ही। हो सकता है ऐसा माना गया कि वो मुसलमानों को रियायत दिलाने के लिए, रियायत रियायत का मतलब होता है छूट दिलाने के लिए। यानी कि कुछ मतलब जैसे सब्सिडी सब्सिडी वगैरह दी जाती है ना, इसको रियायत कहा जाता है। यानी कि मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए पैतरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की मांग को, कि मतलब इससे ना जो भारतीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं डर जाएंगे और वो क्या करेंगे, उनकी मांगों को मान लेंगे। तो ये था, लेकिन पता ही नहीं लगा कि कब क्या हो गया। आगे देखते हैं युद्धोत्तर घटनाक्रम। ये भी आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग है। इसमें क्या था बच्चों की 1945 में जब दोबारा से बातें शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हो गए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी, जिसके जो भी सदस्य होंगे, यानी इसके टोटल सदस्य इंडियन होंगे, भारतीय होंगे। ठीक है। सिर्फ इसमें विदेशी कौन होंगे, वो होंगे एक वायसराय और एक सेनापति। ये अंग्रेज होंगे, इसके अलावा जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे भारतीय होंगे। जिन्ना जो थे इस बात पे अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का जो अधिकार है वो सिर्फ मुस्लिम लीग के अलावा किसी के पास नहीं है। यानी मुस्लिम सदस्य को मुस्लिम लीग ही चुनेगी। बहुत ही हैरानी की बात ये थी। हैरानी की बात क्यों थी, क्योंकि देखो बच्चों, मुस्लिम लीग के साथ जितने मुसलमान हैं, यानी कि मुस्लिम लीग जो है उसके साथ देश में जितने भी मुसलमान हैं, उससे ज्यादा मुसलमान तो कांग्रेस के साथ थे। उसके बाद भी अगर मुस्लिम लीग ये कह रही है कि जिन्ना ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ही करेगी, तो वो किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मुस्लिम है वो तो कांग्रेस के साथ में है। तो ये एक समस्या थी। ठीक है। क्योंकि राष्ट्रवादी जो मुसलमान थे वो कांग्रेस के साथ थे। राष्ट्रवादी मुसलमान जो मतलब भारत के प्रति मतलब जिनके दिल में जगह हो, ना कि पाकिस्तान के प्रति। ठीक है, वो सभी कांग्रेस में थी। आप ये मत सोचना कि मुस्लिम लीग में ही मुसलमान है, कांग्रेस में ज्यादा मुसलमान थे। ठीक है। मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग में तो सिर्फ ये था
कि वो मुसलमानों के हितों के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें जो जिन्ना की जो राय थी, जो जिन्ना की राय थी उस पे सभी मुस्लिम लीग के लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि जो जिन्ना थे वो किसी बात को लेकर अड़ जाते थे तो अड़ जाते थे, ये समस्या आती थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1946 में, तो यहाँ पे दोबारा से, ठीक है, प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। जैसे याद आ रहा है आपको, लास्ट वीडियो में 1937 में पढ़ा था हमने प्रांतीय चुनावों के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सामान्य सीटों पर कांग्रेस सफल हुई, जो जनरल की सीटें थी उस पे कांग्रेस, और मुस्लिम आरक्षित जो सीटें थी उसमें मुस्लिम लीग सफल हुई। और जो लास्ट जो चुनाव था उसमें क्या था, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन मुस्लिम बहुल आरक्षित इलाकों में भी अच्छा था और कांग्रेस का प्रदर्शन बाकी इलाकों में भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा तो है अपने इलाकों में, लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसका मुस्लिम आरक्षित इलाकों में सफल हो गई, यानी इस बार मुस्लिम लीग जो है वो थोड़ी मजबूत हो गई है। अब मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के बीच मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, ठीक है, अब ये एक मजबूत पार्टी बन गई है। अब मुस्लिम लीग जो है वो भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लीग ने इतनी सफलता प्राप्त की है, इससे पहले इसको कोई खास समर्थन प्राप्त नहीं था, ठीक है। और ये कुछ ही सालों की बात है, कुछ सालों के अंदर ही कांग्रेस इसने मुस्लिम लीग ने इतना ज्यादा मतलब अपनी बढ़त बना ली है, ठीक है। हमें ये भी याद रखना है कि प्रांतीय चुनाव जो है उसमें केवल 10-12% लोग ही मतदान करते हैं, सारी जनता मतदान नहीं करती, तो 10-12% ही करते हैं। लेकिन 10-12% में भी अगर मुस्लिम लीग ने अपनी जगह बनाई है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं विभाजन जो था एक विकल्प की तरह था, कैसे इसे समझना है आपको। हुआ क्या था बच्चों, मार्च 1946 में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसने लीग जो थी मुस्लिम लीग, उसकी मांग को देखा, उसकी मांग को सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक अपना जो और अपने एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली भेज दिया, ठीक है। इसका काम क्या था, मुस्लिम लीग की जो मांगे थी उसको देखना था, और जो हमारी राजनीति है उसको रूपरेखा सुझाना, यानी कि उसको बेहतर बनाना, ठीक है। इसलिए क्योंकि अब जो ये इन्होंने भी कह दिया था कि भाई हम भारत को आजाद कर देंगे, अंग्रेजों ने, तो इसलिए इन्होंने भेजा था, इसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन था ये 3 मार्च तक भारत का दौरा किया इसने अच्छे से, और एक ढीला 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 ढाला त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, यानी कि 3 स्तर का महासंघ बनाओ, ऐसा इन्होंने क्या करा, सुझाव दे दिया, जो कि मतलब बेकार सुझाव था। इसमें क्या था, इसमें जो केंद्र की सरकार थी वो कमजोर हो जाती, क्योंकि उसके पास बहुत कम चीजें रहती, जैसे कि विदेशी मामले रहते, रक्षा के मामले रहते, संचार का जिम्मा रहता, ठीक है, यही चीजें हो पाती केंद्र के पास, बाकी चीजें चली जाती दूसरे लेवल पे। तो संविधान सभा का जो चुनाव करते हुए प्रांतीय सभा को 3 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। देखो, एक था ये कैटेगरी, एक है ये कैटेगरी, एक है ये कैटेगरी, इन 3 हिस्सों में बांट दिया। जो पहला का कैटेगरी है, इसमें क्या था कि जो हिंदू बहुल प्रांत थे, यानी कि ऐसे प्रांत, ऐसी जगह जहां पे हिंदुओं की ज्यादा जनसंख्या है, वो इस वाली कैटेगरी में शामिल हो गए जहां पे हिंदू ज्यादा थे। दूसरा था ये वाली कैटेगरी, इसमें शामिल हुए नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट बोले तो हम पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर में क्या है, असम जैसे एरिया है। आप मैप देखते हैं ना, जब हम मैप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो जब ये वाला जो हिस्सा होता है इधर का, ये सारा का सारा क्या है, पूर्वोत्तर है। तो ये जो पूर्वोत्तर के थे, ये क्या हुए, इस कैटेगरी में शामिल हो गए। फिर है मुस्लिम बहुल इलाके, ऐसे इलाके जो जहां पे मुस्लिमों की जनसंख्या थी वो इस वाली कैटेगरी में शामिल हो गए, जैसे कि पंजाब में मुस्लिम ज्यादा थे, बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, ऐसे करके बांट दिया गया, क्योंकि ये ना संविधान सभा का चुनाव करना था, देश के लिए संविधान बनाना था। और संविधान कौन बनाएगा, संविधान हमारा बनाएगा हमारी संविधान सभा। और इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों का अगर हमें चुनाव करना है तो उसको हमें देश को इन लेवल पे बांटना था। अब समस्या यहाँ पे भी कुछ आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी
कि जो अंग्रेजों ने जो ये जो त्रिस्तरीय जो ढांचा सुझाया था वो मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा कामयाब नहीं था। तो क्या हुआ भाई, शुरुआत शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया। हालांकि ये योजना अच्छी नहीं थी लेकिन मजबूरी में शुरू में मान लिया। लेकिन ये समझौता जो था वो ज्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि जो सभी पक्ष थे उसको इस योजना की व्याख्या के बारे में यानी उनकी जो व्याख्या थी वो अलग अलग थी। एक जैसी राय नहीं बन पा रही थी। तो लीग जो था उसने मांग की थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, समूह ख और समूह ग के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार हो। अब देखो भाई, मुस्लिम लीग ने कितनी बड़ी बात कर दी है। अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हमने ये पढ़ा था कि ये जो कैटेगरी है इसमें जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये जो कैटेगरी है इसमें मुस्लिम इलाके हैं। जिन्ना ने ये मांग कर दी कि हमें मतलब इतनी पावर होनी चाहिए कि भविष्य में ये जो दो कैटेगरी हैं ये चाहे तो भारत से अलग होने का इनके पास अधिकार हो। यानी कि जिन्ना के मन में ये बात क्लियर है कि वो भारत से अलग ही होना चाहते हैं। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा के समूह के को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से खुश नहीं थी। और जो कैबिनेट मिशन ने जो ये स्पष्टीकरण दिया था, कांग्रेस नहीं खुश थी। और ऐसा नहीं था मुस्लिम लीग खुश थी, मुस्लिम लीग भी इस चीज को नहीं पसंद कर पा रही थी। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने नहीं माना। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ही मना कर रही थी। मुस्लिम लीग को भी ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो कैबिनेट मिशन था ये मतलब स्पष्ट बातें नहीं कह रहा था। कहीं ना कहीं मतलब ऐसी बातें कह रहा था जिससे कि केंद्र सरकार को नुकसान हो, जिससे कि मुस्लिमों को भी नुकसान हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन बिल्कुल तय था कि विभाजन अब तो हो ही जाएगा। और कांग्रेस के ज्यादातर जो नेता थे वो इस त्रासद ये जो त्रासद घटना है, मगर इसको मतलब बिल्कुल ऐसा मान चुके थे कि ये त्रासद जरूर है, लेकिन ये जरूर मतलब एक कंपलसरी चीज है जो कि होएगी होएगी। बंटवारा जो है अब तो होके रहेगा। जो महात्मा गांधी थे और ये जो खान अब्दुल गफ्फार थे, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाता था, ये भी मतलब देश में विभाजन का विरोध करते रहे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे देश में विभाजन हो। ऐसे महात्मा गांधी भी और सीमांत गांधी भी। लेकिन जो जिन्ना थे वो इस बात पे अड़े हुए थे कि देश का बंटवारा हो। और जिन्ना के साथ अब तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने भी उनका साथ दे दिया था, क्योंकि इनको महसूस हो रहा था कि अगर देश में हमारा बंटवारा नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे हाथों में कभी भी सत्ता नहीं आएगी। क्योंकि जो जिन्ना थे उन्हें सत्ता का बहुत मोह था। उन्हें पता था कि जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक है। इसीलिए वो इस बात पे अड़ गए थे कि भाई हमें तो चाहिए तो एक अलग पाकिस्तान चाहिए। अब देखते हैं विभाजन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद लीग ने पाकिस्तान की मांग को मजबूती देने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का फैसला करा। यानी कि जो मुस्लिम लीग थी, अब उसने पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमें चाहिए तो एक अलग देश चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से समर्थन वापस लिया और एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का फैसला करा। यानी कि अब हम मतलब मुस्लिम लीग ने ये कहा कि अब हम दिखा देंगे कि हम मतलब किस तरीके से अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अलग होने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 16 अगस्त 1946 की बात करें अगर, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का फैसला लिया गया। उसी दिन क्या हो गया, कलकत्ता में दंगे हो गए। क्योंकि मुस्लिम जो थे वो बिल्कुल अलग देश की मांग कर रहे थे। तो कई दिनों तक ये जो दंगे थे ये चले और हजारों लोग इसमें मारे गए। 1947 तक उत्तर भारत में भी यही हिंसा फैल गई। अब देखो, अगर मैं मैप की बात करूं तो बंगाल जो है वो कुछ इस जगह पे आता है। यहाँ पे यूपी है, बिहार है, उसके बाद बंगाल आता है इधर की तरफ। और इस जगह पे हिंसा हुई थी कलकत्ता में। और धीरे धीरे ये उत्तर भारत में भी हिंसा फैलने लगी थी। तो ऐसा क्या किया गया कि मार्च 1947 में ये फैसला किया गया कि पंजाब जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा।
क्योंकि देखो पंजाब और बंगाल जो थे, ये दो राज्य देश में ऐसे थे जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे। तो फैसला किया गया जो पंजाब है इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। दो हिस्से कैसे, एक तो वो हिस्सा होगा जहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, दूसरा हिस्सा वो होगा जहां पर हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। इस तरीके से इसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। बाद में ये फैसला लिया गया कि ऐसे ही हम बंगाल को भी करेंगे, बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटेंगे। एक जगह जो है वो मुस्लिम ज्यादा रहेंगे, दूसरी जगह जो है वो हिंदू ज्यादा रहेंगे। ऐसा फैसला किया गया। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। और आगे जो हमारा जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम और चीजों को देखेंगे और इसके बाद हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर का। ठीक है। फिर उसके बाद टाइम निकाल के आपको जो 15वां चैप्टर है वो करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर जरूर करते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में। क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 3 जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कल सुबह तक आपको ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।